नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर पेश है ये शो लेकर जिसे हम कहते हैं संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के एपिसोड में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो है कि क्या पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा भारत की सुरक्षा पॉलिसीज को किस तरह से प्रभावित करेगा, इम्पैक्ट करेगा। प्रवीण, काफी सारे सवाल आए हैं हमारे दर्शकों के हमें इस मुद्दे पर, तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करें। बिल्कुल। चलिए, सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो बाप कामत का है। हमारे मेंबर है, पूछ रहे हैं कि सरकार इस यात्रा से एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रही है, क्योंकि हम उन चंद अमेरिकी फ्रेंड्स या एलाइज में से हैं जो हमेशा अमेरिका को उनके दिल के करीबी मुद्दों पर मुश्किल में डाल देते हैं। कामत जी, शायद सारे मतलब दोस्त एक दूसरे को मुश्किल में ही डालते हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों में इस वक्त 3 मुद्दों पे गहरा डिस्कशन चल रहा है। पहली बात, सबसे मेरे ख्याल से इसमें छोटी बात ये है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री रिश्ता क्या रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, काफ़ी उम्मीद रखी जा रही है कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स में कि बहुत दिनों से जो चर्चा हो रही है ड्रोन सिस्टम्स के सेल की, वो और जेट एयरक्राफ्ट के इंजन्स का फाइनली अग्रीमेंट हो जाएगा। और अगर ये होगा तो भारत के लिए कम से कम एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कई सालों से भारत ये कोशिश कर रहा है कि सोवियत यूनियन और रूस के टेक्नोलॉजी से दूर होके धीरे धीरे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी अपना ले। अगर आने वाले दशकों के हमारे जहाज़ों पे अमेरिकी इंजन होंगे, अगर हमारे सर्वेलेंस ड्रोन्स और आर्म ड्रोन्स अमेरिकन होंगे, तो नेचुरली फिर धीरे धीरे ये परिवर्तन बाकी आर्म फोर्सेस में भी आने लगेगा। तो ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात जो मेरे ख्याल से बाइडेन साहब और मोदी साहब बहुत सीरियसली डिस्कस करेंगे, ये है कि आखिर भारत और यूएस का स्ट्रेटेजिक रिश्ता क्या है और किस दिशा में उसको ले जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिछले कुछ महीनों और सालों में कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पे इन दोनों मुल्कों में काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। यूक्रेन में जो जंग चल रहा है वो एक मुद्दा तो है ही है। अमेरिका चाहता है कि भारत मदद ना करे रूस की, वहाँ से तेल खरीद के या उनके साथ और कोई डीलिंग करके। भारत की अपनी मजबूरियां हैं कि बहुत सारा हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से आता है और ऊपर से हम भी चाहते हैं कि सस्ता से सस्ता तेल जो है वो हम ले, और इस वक्त वो रूस से ही मिल रहा है, तो इस पे ज़रूर बात होगी। दूसरी बात यह है कि यूएस में कम से कम कुछ लोगों की ये उम्मीद थी कि साउथ चाइना सी में और चाइना के मिलिट्री कंटेनमेंट में इंडिया साथ देगा। भारत का ये कहना है कि हम किसी सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि आखिर कल यूएस और ईस्ट एशिया का साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन में कोई कॉन्फ्रंटेशन हुए तो हमें जंग लड़ना पड़ेगा हिमालयन हाइट्स पे। तो हम किसी ऐसे क्राइसिस में फंस नहीं जाना चाहते हैं जहां चाइना हमें कुछ मिलिट्री सिचुएशन में फंसा दे जिससे हमारा नुकसान होगा। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी बात इन दो मुल्कों के डिस्कशन में ये रहेगी कि इनका ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन का क्या समझ है। एक हाथ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत कोशिश की है कि भारत के साथ वो अपना रिश्ता गहरा करे, दोस्ती बढ़ाए, लेकिन यूएस ये भी चाहती है कि वो अपने चीन के साथ रिश्ते सुधारे। चाहे दोस्ती ना करे, कम से कम एक स्थिर लेवल पे रिश्ते को रखे, ताकि जो क्राइसिस हमने देखे हैं साउथ चाइना सी में वो ख़त्म हो जाए। उसके लिए भारत के क्या नतीजे रहेंगे अगर यूएस और चीन के रिश्ते बढ़े। भारत को आगे किन चीज़ों की तैयारी करनी होगी ताकि अगर चाइना और यूएस के रिश्ते बिगड़े, भारत अपने आप को इस हालत से किसी तरह दूर रखे। तो ये बड़े स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं। आगे आई एम श्योर बातें सेमीकंडक्टर्स पे होंगी, ट्रेड पे होंगी, बहुत सारे इश्यूज़ पे होंगी। लेकिन ये डायलॉग इस एक ऐसे वक्त पे आ रहा है जहां ग्लोबल सिस्टम में बहुत उथल पुथल है और दोनों लीडर्स अब
आगे का रास्ते के बारे में मेरे ख्याल से बहुत गहराई से बात करेंगे जी। और देखेंगे कि क्या कहाँ आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। चलिए, बिल्कुल। अगला सवाल आदित्य का लूंगी, जो कि हमारे मेंबर हैं और हमारे कई शोज पे उनका नाम कई बार आता रहता है। वो पूछ रहे हैं कि अगर भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं में विविधता लाने का डिसीजन लेता है और अमेरिका जैसे पार्टनर से अपनी खरीद बढ़ाता है, तो क्या ये हमारे रक्षा बजट को बढ़ा देगा और क्या अमेरिका से हमारे रक्षा उपकरण अधिक और ज्यादा तकनीकी रूप से ज्यादा इक्विप्ड होंगे? आदित्य जी, पहले तो शुक्रिया। आप हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, बहुत अच्छे सवाल भी पूछते हैं। देखिए, विविधता का जो मुद्दा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले से ही एक ये रियलिटी रही है कि वेस्टर्न आर्म्स जो है, जो पुराने सोवियत ब्लॉक के वेपन्स होते थे, बाद में रूस के होते थे, उनसे कहीं ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन एक तरह से सुपीरियर भी हैं। तो जैसे कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ, रशियन जेट्स के इंजन अमेरिकन इंजन से काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन उनकी लाइफ भी कम होती है, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है और उनकी टेक्नोलॉजी भी उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है जो वेस्ट से या वेस्टर्न सिस्टम्स में बनती है जी। अब पहले भी भारत वेस्ट से कोई सिस्टम्स लेता था। पहले प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम हमने जैगुआर जहाज़ खरीदे थे यूनाइटेड किंगडम से। फ्रांस से भारत ने लगातार कुछ इक्विपमेंट खरीदा है, लेकिन हमेशा ये कोशिश रहती थी कि ये कुछ, मतलब आप समझिए कि बिल्कुल मलाई टाइप का इक्विपमेंट वेस्ट से लिया जाता था और बेसिक चीज़ें ज़्यादा ईस्टर्न ब्लॉक की ली जाती थी। अब मेरे ख्याल से भारत में एक सोच आ गई है कि ये ट्रांजिशन कर लेना हमारे इंटरेस्ट में है। बालाकोट के वक्त जैसे जब वो क्राइसिस हुआ था, तो देखा गया कि जबकि हम अपने सोवियत में रशियन मेड इक्विपमेंट पे डिपेंड कर रहे थे, वो इक्विपमेंट उतना बढ़िया नहीं था जितनी हमारी ज़रूरत थी पाकिस्तान को इफेक्टिवली डेटर करने के लिए जी। और ये कई फील्ड्स में पाया गया है कि अब यस, जो आप कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो कि क्योंकि ये इक्विपमेंट महंगा है, उसको उतनी मात्रा में हम खरीद नहीं सकते जितने शायद पहले चीज़ें खरीद पाते थे। लेकिन जैसे आपने पिछले महीनों में बहुत इसका डिस्कशन हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये लगातार कोशिश रही है कि फौज के बड़े खर्चे जो मैन पावर, पेंशन, सैलरीज पे जाती हैं, वो कम होके ज़्यादा पैसे इक्विपमेंट के लिए अवेलेबल बन जाए जी। तो ज़्यादा हम ऐसे टेक्नोलॉजीज़ की खरीद कर पाएंगे। बहुत यहाँ कोशिश ये भी है कि जिस हद तक संभव है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी अपना के वो डोमेस्टिकली बनाई जाए ताकि उसका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाए। हो सकता है उससे भी कॉस्ट मेंटेन हो जाए। लेकिन डेफिनेटली भारत को आगे ये बहुत अपने आप से कठोर सवाल पूछने पड़ेंगे कि कितना हमें खर्च करना चाहिए डिफेंस पे। चीन की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है वो कुछ 30 साल पहले शुरू हुई क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बहुत अब वो अमीर मुल्क बन गए हैं, वो अपने डिफेंस पे बहुत पैसे खर्च कर पाए हैं जी। और जो एक बैलेंस ऑफ पावर 30 साल पहले इंडिया का और चीन का होता था, आज की तारीख वो नहीं है। तो डेफिनेटली इंडिया को मॉडर्नाइज करना है, लेकिन हम ऑब्वियसली इस स्थिति में हम फंसना नहीं चाहेंगे कि हम बहुत अपने बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं। हमें दूसरा पाकिस्तान नहीं बनना है जहां अर्थव्यवस्था हमने अपनी बर्बाद कर दी क्योंकि सारे पैसे फौज पे ही खर्च किए जा रहे थे। लेकिन डेफिनेटली स्पेंडिंग तो करनी पड़ेगी ताकि चीन को हम कंटेन कर पाए, अपने आप को डिफेंड कर पाए। और कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल से आगे रहेगी। सरकार अभी तक अपना रास्ता कुछ धीरे धीरे फील कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम में डिफेंस स्पेंडिंग कुछ लोगों को लग रहा था बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, लेकिन एक्चुअली काफ़ी स्थिर रही है। और उनकी अब मेरे ख्याल से कोशिश पूरी यही है कि पैसे मॉडर्नाइजेशन पे खर्च किया जाए, इक्विपमेंट पे खर्च किया जाए, ना कि सैलरीज और पेंशन्स पे। तो वो दिशा मेरे ख्याल से चलते रहेगी। अगला सवाल संकल्प का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि पाक
रूस और चीन नेक्सस के फॉर्मलाइज होने के साथ भारत अमेरिका गठबंधन को इनएविटेबल बताया गया है। बोल रहे हैं मैंने डॉक्टर फेयर के साथ आपका प्रोग्राम देखा है, उन्होंने उस पर कई फेयर पॉइंट्स बताए। भारत अंकल सैम का हेंचमैन या उसके हथियारों का निष्ठावान ग्राहक नहीं बनेगा। आर्थिक संबंधों को गहरा करना इनएविटेबल है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भारत एक मेजर कमिटमेंट फोब है। लेकिन अमेरिका अब भी भारत को कोर्ट क्यों कर रहा है? क्या इसलिए कि वे अपने नेटो के पार्टनर्स से असंतुष्ट है और पाकिस्तान की बार बार की बेवफाई से थक चुका है? तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं हिस्ट्री स्टूडेंट था कॉलेज में और मेरी ट्रेनिंग हमेशा यही रही है कि दुनिया में कुछ भी इनएविटेबल नहीं है जी। आखिर 50s में लोगों को लगा था कि एक कम्युनिस्ट ब्लॉक है, वो कम्युनिस्ट ब्लॉक मिल के ग्लोबल डोमिनेशन को परसू करेगा, लेकिन कुछ ही वक्त के अंदर वो कम्युनिस्ट ब्लॉक के अंदर ही चीन और रूस के अंदर ही अनबन हो गया था और ये दोनों आयरन ब्रदर्स उसूरी रिवर जो मंगोलिया के उनके बॉर्डर पे है, उसूरी रिवर पे दोनों की फौजें लड़ रही थी। 1989 में किसने सोचा था कि सोवियत यूनियन खत्म हो जाएगा? अब बहुत लोग कहते हैं कि इनएविटेबल था, लेकिन अगर वही लोग के आर्टिकल आप पढ़ोगे जो कहते हैं कि वो इनएविटेबल था, वो 1989 में उनको कोई कुछ इनएविटेबल नहीं लग रहा था जी। तो पोस्ट फैक्ट हाइंडसाइट बड़ी अच्छी चीज होती है। हिस्ट्री में यस कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर है, लेकिन काफ़ी कुछ लीडर्स के डिसीजन मेकिंग, लीडर्स के इनिशिएटिव पे भी निर्भर है। भारत इस वक्त एक परिस्थिति में है जहां वो चाहता है कि वो किसी भी सुपर पावर पे पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो जाए और उसको अपना भविष्य किसी एक पोल के साथ ना जोड़ना पड़े। जबकि चीन के साथ हमारे सियासी रिश्ते बहुत बिगड़े हुए हैं इस वक्त, जैसे कि हम सब जानते हैं। ये भी फैक्ट है कि आर्थिक रिश्ता हमारा बहुत गहरा है। अगर हम चाहे भी तो कल चीन से केमिकल्स लेना या प्लास्टिक मशीन टूल्स लेना या प्लास्टिक कंपोनेंट्स लेना बंद नहीं कर सकते अपने आप को बहुत नुकसान किए बिना। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स चाहे साउथ चाइना सी में चाहे ताइवान के मुद्दे पे अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़े हों, चीन और अमेरिका अपनी ट्रेड रिलेशनशिप का सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों का नुकसान है अगर ये ट्रेड रिलेशनशिप पूरी तरह टूट जाए। भारत भी फ़ायदा उठाना चाह रहा है एंड व्हाई नॉट, पाकिस्तान भी वही फ़ायदा उठाना चाह रहा है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि अमेरिका से कहीं से पैसे आ जाए कि अमेरिका उनको बचा लेगा। अब क्योंकि IMF से उनको एड नहीं मिल रहा है, वो चाइना से कुछ पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना एक हाथ पे क्लाइंट स्टेट्स सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना की भी मजबूरी है क्योंकि वो देखते हैं कि काफ़ी उन्होंने जो पैसा खर्च किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, वो कर्जा कभी वापस नहीं आया और उनकी जेब मतलब बैंक बैलेंस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ये मेरे ख्याल से जो पोस्ट कोल्ड वॉर की स्थिति थी जिसमें एक ही वर्ल्ड पावर पूरे दुनिया का चौधरी था यानी यूनाइटेड स्टेट्स और उसका कोई दूसरा पोल या राइवल नहीं था, वो वक्त कईयों को लगने लगा था कि एक परमानेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है और ये इनएविटेबल है कि एक ग्रेट पावर रहेगा जो पूरी दुनिया को संभालेगा। लेकिन जो दुनिया हमारे सामने आई है उसमें कई सारे कंपीटिंग पोल्स हैं, कई सारे कंट्रीज हैं जो ये बड़े पावर्स को बैलेंस करके किसी तरह उनसे फ़ायदा निकालना चाहते हैं। भारत के ही पेरिफेरी में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो ये कर ही रहा है, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे मुल्क चाह रहे हैं कि इंडिया को थोड़ा बैलेंस करे, चाइना को दूसरे हाथ पे चाइना से वो ले जो कुछ ले सकते हैं। और ये गेम भारत जानता है कि इस गेम को खेलना पड़ेगा। इनएविटेबिलिटी इसके रिजल्ट में कोई नहीं है। अल्टीमेटली भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, भारत का नेबरहुड इन्फ्लुएंस, इस पे डिपेंड करेगा कि भारत की इकोनॉमी आने वाले सालों में कितनी ग्रो करती है, वो अपने नेबर्स के साथ और दूर मुल्कों के साथ क्या ट्रेड रिलेशनशिप बना पाती है। इनएविटेबिलिटी कोई नहीं है और आगे यूएस के साथ यस डेफिनेटली रिलेशनशिप प्रॉबेबली गहरा होगा, लेकिन कितना गहरा होगा, कितनी उम्मीदें भारत की पूरी होंगी और यूएस की पूरी होंगी,
ये मेरे ख्याल से हमें देखते रहना पड़ेगा। एंड जस्ट अगर मैं कह सकता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि स्टोरी में थोड़ी सस्पेंस रहेगी, क्योंकि अगर हर चीज़ इनएविटेबल और प्रेडिक्टेबल होती तो हमारी नौकरी नहीं रहती। जी बिल्कुल। प्रवीण, अगला सवाल मिस्टर राठौर का है। वो पूछ रहे हैं कि यूएस इंडिया और यूएस इजराइल के बीच रिश्तों के अंतर और समानताएं क्या है? क्या भारत अमेरिका के लिए इजराइल जैसा बन जाएगा? राठौर साहब, फैसिनेटिंग क्वेश्चन। इजराइल बेशक अमेरिका का भारत से कहीं ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, और इसकी वजह कुछ हद तक इतिहास में जुड़ी है। मिडिल ईस्ट बहुत अरसों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी पार्टनर था, क्योंकि यूएस में बहुत डर था कि रूस वहाँ के एनर्जी रिसोर्सेज, वहाँ के तेल पे कब्जा कर लेगी जी। और वो रोकने के लिए इजराइल का बहुत एक अहम रोल था। तो एक तो इजराइल ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, हर मोड़ पे अमेरिका का समर्थन करने को तैयार था। तो और जब भारत अपनी पॉलिसीज में इंडिपेंडेंस रखने की कोशिश कर रहा था, सुपर पावर से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहा था, तो बहुत दशकों के लिए जो रिश्ता इन दो मुल्कों का बना, इजराइल और यूएस का, वो एक गहराई लाया उस रिश्ते में जो शायद हमारी नहीं बनी। दूसरी बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जूइश कम्युनिटी बहुत बड़ी रही है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही है। उसके कुछ इलेक्ट्रल वजह हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पूरा एक्सपीरियंस था और यूरोपियन जूरी के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद जूइश कम्युनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स में लगने लगा कि इस मुल्क का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जूज और जूइश स्टेट की सेफ्टी के लिए जी। और बहुत पॉलिटिकल एफर्ट किया गया इस रिलेशनशिप को कल्टीवेट करने के लिए। आज की तारीख डेफिनेटली इंडियन डायस्पोरा यूएसए में बड़ा हुआ है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी हुआ है। बहुत सारे इंडियंस अलग अलग इलेक्ट्रल ऑफिस, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस में दिखाई देते, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो इंटेंसिटी है रिश्ते में वो उतना नहीं है। आखिर कोई ये नहीं समझता कि अमेरिका के समर्थन के बिना सारे इंडियंस का कत्लेआम हो जाएगा, ऐसे कोई हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस या मेमोरी नहीं है। तो वो एक दूसरा फ़र्क है। तीसरा मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट इसमें ये फैक्टर है कि डिफेंस रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की बहुत ही मजबूत रही है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग सीमलेस रही है। बहुत दशक से इजराइल यूएस कटिंग एज इक्विपमेंट डिप्लॉय कर रहा है। उनके ट्रीटी रिलेशनशिप्स बहुत गहरे हैं, और जैसे कि मैंने कहा, जब भी यूनाइटेड स्टेट्स को ज़रूरत पड़ी है मिडिल ईस्ट में एक एलाई की, एक साथी की, तो इजराइल अपने आप को उस रोल में प्रेजेंट करने को तैयार रहा है। हम किसी ऐसे अलायंस में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें हमारा नुकसान हो सकता है। अगर हमें लगता है कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को जैसे पैसिफिक ओशन में समर्थन करें, जैसे मैं कह रहा था, तो फिर हम चाइना के साथ दूसरे थिएटर्स में, हिमालयस में फंस जा सकते हैं, मुसीबत में पड़ जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सिचुएशंस कंप्लीटली डिफरेंट हैं, लेकिन इस वक्त डेफिनेटली इंडिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया सब एक सिचुएशन में है जहां उनके इंटरेस्ट काफ़ी हद तक अलाइड है। सब चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की एनर्जी में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहे। ये सारे मुल्कों को लगता है कि ग्लोबल सिस्टम थोड़ा फ्लूइड रहे, तो उनके इंटरेस्ट में रहेगा। जैसे कि आप जानते हो, इजराइल भी इस वक्त मतलब कंप्लीटली एंटी रशियन और प्रो यूक्रेनियन मोड में नहीं गया है। तो एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। इंडिया और इजराइल के इंटरेस्ट रिलेशनशिप 80 से बढ़ते आई है, आगे भी बढ़ेगी जी। बट आई थिंक ये दो सिचुएशंस अलग हैं, और उसके वजह इतिहास से जुड़े हुए हैं। उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त आगे है, जिसके पहले इंडिया और यूएस के उस टाइप के रिश्ते नहीं बनेंगे। जी, एक और सवाल लूंगी। संकल्प का ये जो हमारे मेंबर है पूछ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि सुरक्षा एनालिस्ट्स फैंटेसीज ऑफ वॉर के लिए जीते हैं, लेकिन हमारी एक अजीब दुनिया है। अमेरिका और चीन एक स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट में फंसे हुए हैं, लेकिन अरबों दाव पर भी हैं। यूरोप चीनी पैसों के पीछे है, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा भी चाहता है, और दुनिया ने पाकिस्तान और रूस का ब्लफ पहचान लिया है। वो बोल रहे मॉनेटरी डेप्थ्स को देखते हुए इकोनॉमिक्स सुरक्षा का नया मैड है, और चीन का भारत पर
आक्रमण एक एक्सट्रीम सिनेरियो होगा और अमेरिका भारत संबंधों से स्वतंत्र होगा। अब वो बोल रहे हैं कि वॉर सप्लाईज के लिए भारत का प्लान बी क्या होना चाहिए अगर अमेरिका हमें अकेला छोड़ देता है? पहली बात यह है कि वॉर, मैं कम से कम वॉर की फैंटेसीज के लिए नहीं जीता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक होते हैं। भारत के सामने जो सबसे बड़ा मसला है वो जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन या पावर नहीं है, वो ये है कि हमारे मुल्क में हर दूसरा बच्चा रात को खाना खाए बिना उसको सोना पड़ता है। और अगर भारतीय सरकारों की एक कंसिस्टेंट थीम रही है बिल्कुल आज़ादी के वक्त से, ये रही है कि किसी तरह हम ये गुर्बत की हालात से निकले और एक कम से कम सेकेंड वर्ल्ड और फिर आगे आगे चलते चलते फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क बने, और हमें उस पे ही फोकस्ड रहना चाहिए। जो भी हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे करते हैं उसको यही इकोनॉमिक प्रोग्रेस और हमारे लोगों की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए करना चाहिए। चीन में भी और यूनाइटेड स्टेट्स में भी जबकि शक्ति बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी अमीर मुल्क हैं, मेरे ख्याल से समझ है कि वॉर जो है बड़ी एक तरह से गैम्बल है। गोली एक बार चलने लगती है तो चाहे फौज किसी की बड़ी हो और किसी की छोटी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा। यूक्रेन के जंग के पहले आई एम श्योर अगर हम व्लादिमीर पुतिन साहब से पूछ पाते कि या उनके जनरलों से पूछ पाते कि क्या होगा, तो वो कहते कि बस जी ये देखो उनके पास इतने डिवीज़न हैं और हमारे पास उससे 10 गुना ज़्यादा डिवीज़न है, उनके पास 100 जहाज़ है, हमारे पास 1000 जहाज़ है, लो ये तो हफ्ते भर का काम है। लेकिन इतिहास के पन्नों में देखो तो कई बार ऐसे हुआ है कि छोटा मुल्क जीत गया है और बड़ा मुल्क हारा है जी। ये कड़वापन अमेरिका के साथ हुआ, कई मुल्कों के साथ हुआ है, और हमारे ही 71 के जंग के टाइम अगर आप बैटल प्लान्स देखो तो नई दिल्ली में जनरल मानेकशॉ और इंदिरा गांधी में कोई उम्मीद नहीं थी कि हम ढाका पहुंच जाएंगे। बट वॉर एक तरह का जुआ होता है, उसमें कुछ कुछ हो जाता है जो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था और प्रेडिक्ट नहीं किया था। चीन डेफिनेटली हमको धमकाना चाहता है, जंग नहीं करना चाहता, क्योंकि जंग का उन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एंड एज आई सेड कोई गारंटी नहीं है कि वो जीतेंगे। ताइवान पे चाहे वो कि कब्जा कर ले, सॉवरेंटी का बहुत बड़ा सपना लाए, यूक्रेन के बाद ये बहुत क्लियर हो गया है चाइना को भी कि जी हमला करने से शायद मतलब वो ना हो जो हमने उम्मीद रखी थी, और उसके ऊपर से आर्थिक नुकसान बहुत हो सकता है जी। तो डेंजर ये नहीं है कि आंखें खोल के मुल्क एक दूसरे पे वार करेंगे। डेंजर ये है कि कभी कभी एक्सीडेंट्स, मिसस्टेप्स, मिसपरसेप्शन से मुल्क उस हालत में पहुंच जाते हैं जहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी 1914 में आखिर एक बहुत छोटे किस्से से शुरू हुई, एक आर्चड्यूक के असैसिनेशन से। एक मुल्क ने दूसरे को धमकी दी, दूसरे के साथी ने तीसरे को धमकी दी, और चलते 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 एक जंग शुरू हुई जिसमें यूरोप का लगभग एक जनरेशन खत्म हो गया। और वो जंग के पहले 1914 में अगर आपने सबसे बेहतर एनालिस्ट से बात की होती कि क्या यूरोप में वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तो वो सब हंसते और कहते ऐसे इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जमाना दुनिया ने देखा नहीं है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, और कहीं उन्हें लिखा भी था उस टाइम। तो जहाँ तक कम से कम मेरा एनालिसिस है, डेंजर इस वक्त है कि ये नहीं है कि मुल्क एक दूसरे पे वार करेंगे या कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन का जंग, अभी एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइप आने वाला है। ये है कि गलतियाँ, मिसजजमेंट, मिस्टेक से हम अपने आप को किसी हालत में पहुंचा दे सकते हैं जो हमें बहुत कीमती पड़ सकता है, और आई थिंक हर वक्त उसका अवेयरनेस पॉलिसी मेकर्स में रहना चाहिए। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।